हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो हम अपने एक्ट्स की सीरीज को, अधिनियमों की सीरीज को जारी रखते हैं और पिछले बार लेक्चर में हमने समझा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के अंदर संवैधानिक विकास की प्रयास किया और हमने समझा कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट की सीरीज के बाद फिर 1857 की क्रांति और फिर काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम किन परिस्थितियों में लाया गया। तो केवल एक इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने। तो आज हम रेगुलेटिंग एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला लेक्चर आप देख ही चुके होंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस पृष्ठभूमि में भारत में आया कि जहां पर कंपनी व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त है और ब्रिटिश संसद ये चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश लगाया जाए। तो अभी अगर आप भारत में शासन की प्रणाली को समझो तो जिसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं, उपनिवेशवाद जहां पर उपनिवेशी ताकत जो है वो ब्रिटेन है, उपनिवेश जिससे बनाया जा रहा है वो भारत है और जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो भारत पर उपनिवेश स्थापित करने का काम ब्रिटेन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक प्रकार की कंपनी थी जिसे रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार दिया था कि भारत के साथ जाकर के व्यापार करें किसी भी कंपनी की तरह। तो अब आपको ये समझना होगा कि ब्रिटेन में राजा भी है और ब्रिटेन में संसद भी है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करने वाले, तो संचालन करने वाले वही लोग होंगे जिनका पैसा लगा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते हैं और उन्हीं के द्वारा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती थी, या हिंदी में जिसे हम कहें तो निदेशक मंडल, या कंपनी के क्या निदेशक या डायरेक्टर्स आप कह दो सीधा सीधा कि कंपनी के निदेशक थे जिनका पैसा कंपनी के ऊपर लगा हुआ था। 24 जिनकी संख्या बताई जाती है। और फिर भारत जिसको कॉलोनी बनाया जा रहा है, जिसे उपनिवेश बनाया जा रहा है, यानी कि इस पूरे फंडे में लाभ किसका होगा? लाभ ब्रिटेन का होगा। धन निकासी कहां होगा? ब्रिटेन के अंदर होगा। लेकिन ब्रिटेन को पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन जारी है। तो इस करप्शन से निपटने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ताकि कंपनी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे रोका जा सके। तो भारतीयों को तो कम भला, लेकिन अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। तो इसी एक्ट को इसी पृष्ठभूमि के साथ हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या क्या कार्य किए गए? तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो बंगाल का गवर्नर था, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल, मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको बता देता हूं ताकि आप समझते हो चलो, ठीक है। भले मैं इंग्लिश में लिख दूं तो आप इसे हिंदी में समझते हुए चलिए, लेकिन या हिंदी में लिख दूं तो अंग्रेजी वाले उनको भी मैं साथ में बताता रहूंगा। तो बंगाल का जो गवर्नर था, अब ये क्या समस्या है? बंगाल का गवर्नर तो आज भी, तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपने 3 जो महत्वपूर्ण इलाके जीते हुए थे या प्रेसिडेंसी जिन्हें आप कह सकते हो। एक था बम्बई जो उन्हें दहेज में मिला था, यहाँ एक गवर्नर रखा करते थे। दूसरा मद्रास जो पट्टे में उन्हें मिला था, यहाँ वो गवर्नर रखा करते थे। और पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी किस तरीके से पलासर बक्सर में युद्ध में जीतने के बाद में बंगाल पर अधिकार मिला था और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी फिर शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। एक गवर्नर बंगाल में रखा जाता था। तो बंगाल के अंदर आप ध्यान रखना, यहाँ पर तो गवर्नर्स रहेंगे, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर है वो एक्ट में आप समझने की कोशिश करना कि वो गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा और फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा और फिर वही भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन जाएगा। और फिर स्वतंत्रता के बाद क्या उसमें बदलाव आए और इन्हीं एक्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। बस आप क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करना, हर चीज अपने आगे के तथ्य से जुड़ी हुई है। तो आप बस ध्यान रखना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो कौन व्यक्ति बनाया गया? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके जमाने में लाया गया तो वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने में लाया गया। मैंने आपको पिछले बार द्वैध शासन बताया था बंगाल के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आया था। तो 1765 में शुरू किया गया वो द्वैध शासन, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही समाप्त किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर
जनरल बनाया गया। इसी के साथ एक पूरक मुद्दा ये है, आप ध्यान रखना इसमें, मैं नोट करके इसको लिख देता हूं कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसकी शक्ति थोड़ी ज्यादा होगी मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के मुकाबले। तो इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य होंगे। तो मैं एक चार्ट आपके सामने बना देता हूं। एक तो हो गया गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी। तो 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आप दूसरा तथ्य इसमें ध्यान रखना कि 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी का गठन इसमें किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इसमें गठन किया गया। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उनके नाम अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे तो उसमें एक बारवेल नाम का व्यक्ति आपको दिखाई देता है, फ्रांसिस नाम का व्यक्ति आपको दिखाई देता है, ठीक है, क्लैवरिंग नाम का व्यक्ति आपको दिखाई देता है, मॉन्सन नाम का व्यक्ति आपको दिखाई देता है। तो ये 4 जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने। ये चारों पहले से प्लानिंग करके आए थे कि गवर्नर जनरल या हेस्टिंग जो है वो कोई भी काम करने की कोशिश करेगा उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। और बाधा उत्पन्न करने में क्यों सक्षम रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा था कि अब जो फैसला होगा मेजोरिटी के हिसाब से होगा, यानी कि जो बहुमत है उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। अगर ये 4 सदस्य किसी काम के लिए ना कर देते या इनमें से बहुमत ना कर देता तो फिर गवर्नर जनरल कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो गवर्नर जनरल के सामने एक समस्या उत्पन्न होने लगी थी। धीरे धीरे देखेंगे भाई, इसको भी दूसरा तथ्य इसको भी ध्यान रखना है। तो आपको एक सीरीज ये याद रखनी है, जैसे मैं आपसे कहा कि बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। तो एक तथ्य आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में बढ़ावा, उसके संख्या में कमी आना, उसको भी आप समझते हुए चलेंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा, 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी का गठन। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह रहा कि बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ये कलकत्ता, बंगाल में अगर आप देखो तो कलकत्ता में लिख देता हूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का, ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट बन कहते हैं इसको, या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। ये 1774 में गठित होगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही, और ये जो है आपका 1761 ये 1861 तक चलेगा, जब तक बंगाल के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना नहीं हो जाती। तो फिर आगे हम देखेंगे एक्ट में, जो आप जिस स्वरूप में आज आप सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हो वो आप 1935 के अधिनियम में देखोगे, वहां फेडरल कोर्ट की जब स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, आप क्रमबद्ध याद रखना, आपको जैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की गई तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे को बनाया गया। बहुत बार ये तथ्य पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही कॉमन सा तथ्य है। तो ये जो तीसरा कारनामा ये था, और जो बाकी के जो मुद्दे हैं वो आप क्रमबद्ध उसको याद रखोगे। जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उनके गिफ्ट लेने के अधिकार पर रोक लगा दी गई। अब कंपनी को अपने व्यापारिक और अपने युद्धों के बारे में, जो युद्ध वो भारत में कर रहे थे उनकी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी होगी। तो ये एक कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से अंकुश लगा दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और वो अंकुश धीरे धीरे कसने की कोशिश की जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसके कार्य क्षेत्र का जो डिमार्केशन था, कितना कार्य क्षेत्र इसका होगा, उसका जो फैसला होगा वो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हुआ, या फिर इसको संशोधन अधिनियम कहते हैं। तो ये 1781 का जो संशोधन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है ये तथ्य आप समझने में कामयाब रहे होंगे, और बैकग्राउंड जो है आप उसको भी समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ जोड़ते हुए इनको अलग मत, इनको साथ ही में जोड़ करके समझो। तो 1781 का जो एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके कार्य क्षेत्र में जो बदलाव या उसके अंदर जो डिमार्केशन होता है उसको करने के लिए लाया गया। लेकिन अभी भी कंपनी का भ्रष्टाचार रुका नहीं। भ्रष्टाचार तो रुकना आपको पता ही है, बहुत बड़ी समस्या, और भारत में भी संस्थानम समिति का गठन किया गया था भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए। लेकिन फिर भी आज भी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देती है। कई लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेजों की देन है भारत, ये कुछ हद तक सत्य भी है। तो अगला जो एक्ट है आपका उसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। एक ऐसा एक्ट था जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की सरकार, मिलीजुली सरकार जो थी वो गिर गई ब्रिटेन के अंदर। तो माना जाता है कि सिर्फ भारतीय मुद्दे की वजह से
पहली और आखिरी बार ब्रिटेन में कोई सरकार गिरी थी, और उसके बाद लॉर्ड पिट्स इस एक्ट को लेकर के आता है, तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। खैर, तो बैकग्राउंड है उसमें, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनाने का, तथ्य बनाने का वो उसमें कुछ बनाता भी नहीं है वैसे भी। हाँ, इसके आगे वाले मुद्दों से ज्यादा क्वेश्चन वो बनाता है, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या बदलाव किया। तो सबसे पहला पिट्स इंडिया एक्ट में, पिछले वाले एक्ट को याद रखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य जो लगातार गवर्नर जनरल को परेशान करते थे। इसमें सबसे बड़ा व्यापक बदलाव ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 4 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य को कम कर दिया गया। मतलब वो बारवेल मॉन्सन नहीं, आप एक सदस्य यानी कि ये जो 4 सदस्य उनको में से एक को कम कर दिया गया, यानी कि अब जो संख्या होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वो कितनी हो गई, 4 से घटा करके 3 हो गई। तो पहला तथ्य आप ये ध्यान रखोगे इसमें, वही पिछले ही एक्ट से। दूसरा, कंपनी का मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल हुआ करता था जो कंपनी के मुद्दों को संभालता था। तो कंपनी के अंदर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और ज्यादा अंकुश लगाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही पहले, जिसके माध्यम से पार्लियामेंट उस पर अंकुश लगा रही थी। एक नया बोर्ड स्थापित किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, या हिंदी में से नियंत्रक मंडल कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल। तो अब कंपनी के ऊपर शासन प्रशासन करने के लिए 2 इकाइयां आ गई, 2 बॉडीज आ गई। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों को देखती है, या कमर्शियल मामलों को देखने वाला। दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उसके कार्यपालक या उसके एग्जीक्यूटिव मामलों को देखती है। या एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हो उसे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक मामलों को और व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया और उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसी को कहा जाता है कंपनी का द्वैध शासन। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पिछली बार मैंने आपको बंगाल का द्वैध शासन बताया पहले जो लेक्चर था, और इसमें आप ध्यान रखना कि कंपनी का द्वैध शासन। तो अगर आपसे पूछे कि कंपनी का द्वैध शासन क्या था, तो कंपनी का द्वैध शासन ये था कि उसके व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, और दूसरी तरफ उसके प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। तो आपसे सबसे कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का द्वैध शासन स्थापित किया गया। तो आप ध्यान रखना कि 1784 के अधिनियम के द्वारा। और ये द्वैध शासन, कंपनी का द्वैध शासन चलेगा पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर 1784 से लेकर के 1858 तक, जब तक रानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन नहीं होता। और प्रोक्लेमेशन के बाद आपको पता है कि व्यापारिक गतिविधियां जो थी भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की रोक दी गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के जो मेन मुद्दे हैं आप जो से ध्यान रखोगे तथ्यात्मक रूप से भी, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद में एक सदस्य कम कर देगा। क्यों कर देगा उसका बैकग्राउंड आप जानते हो। दूसरा, कंपनी को भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, यानी कि कंपनी का द्वैध शासन। तो यही आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें कुछ ज्यादा समस्या मुझे लगता नहीं आपके सामने होनी चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर। अब यहीं पे इसी की बात को ध्यान रखना, मैंने आपसे भी कहा था कि ये जो सदस्य थे अभी भी गवर्नर जनरल को अपने साथ कुछ सदस्यों को मिलाना होगा, तभी जाकर के बात बनेगी, नहीं तो वो तो हर काम में अड़चन पैदा करते रहेंगे। इसीलिए एक मैंने आपको अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि 1786 में एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट की देखो विशेषता क्या थी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाना था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इसका एक क्वेश्चन बन भी चुका है, आप समझ लो इसको पृष्ठभूमि में ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में हार करके आया था। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना है 1781 का यॉर्कटाउन का युद्ध। उस यॉर्कटाउन के युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका का सेनापति था, उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को परास्त कर दिया था, और वही वो निर्णायक हार मानी जाती है ब्रिटेन की। और फिर आप देखोगे 1783 की पेरिस संधि के बाद अमेरिका स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। अब 1786 में कॉर्नवालिस भारत आ रहा है,
तो अपनी पुरानी भड़ास का बदला वो लेना चाहता है और उसके रास्ते में ये अड़चन है, तो अब वो मांग करेगा कि मुझे ऐसा अधिकार चाहिए कि मैं इनकी बातों को टाल सकूं, इनके लिए गए निर्णयों को, या निदेशक ये जो आपके कार्यकारी परिषद है उसके निर्णय को टाल सकूं। तो इसीलिए उसने मांग करी वीटो पावर की, वीटो शक्ति की, निषेधाधिकार की शक्ति या ना बोलने की शक्ति। तो आप इसीलिए देखते हो कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए क्या कर दी जाएगी, वीटो की पावर का इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही एक और तथ्य याद रखना है इसमें, कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल तो बनेगा, साथ में ये कमांडर इन चीफ भी बनेगा, सेना का प्रमुख सेनापति भी बनेगा। और इसीलिए आप जब देखते हो टीपू सुल्तान के साथ या तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हम पढ़ते हैं, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को कॉर्नवालिस ने क्या किया था, परास्त किया था। तो खैर ये तो कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ मुद्दा था और 1786 का आपका एक्ट था। और इसी परिस्थिति में फिर आपका शुरू होता है किसकी सीरीज, चार्टर एक्ट की सीरीज शुरू होती है। तो मैं चारों चार्टर एक्ट आपको एक साथ ही करवाऊंगा ताकि आप उसे क्रमबद्ध तरीके से याद रख सको, और एक दूसरे के वो क्या है, पूरक है। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना, और साथ में जो 1786 में कॉर्नवालिस के लिए विशेषता बदलाव किए गए थे, तो आप इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना। तो उम्मीद है आप इतना समझने में कामयाब रहे होंगे और आगे भी हम एक्ट्स को जारी रखेंगे। धन्यवाद।